ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्केलेटन प्रारंभ किया था, या फिर अपन कह सकते हैं कंकाल तंत्र प्रारंभ किया था, जिसमें उपास्थि तक आपको बता दिया गया था। इसके बाद उपास्थि या कार्टिलेज उत्पत्ति या ऑरिजिन के आधार पर कितने प्रकार की होती है यह बताना है। इसमें देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो कार्टिलेज या उपास्थि होती है ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर कार्टिलेज को 3 भागों में बांटा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑरिजिन के आधार पर कार्टिलेज 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हाइलिन कार्टिलेज, नंबर 2 इलास्टिक कार्टिलेज, और नंबर 3 जिसे हम फाइब्रो कार्टिलेज कह देते हैं, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज को कहा जाता है काचाभ उपास्थि। कौन सी उपास्थि? काचाभ उपास्थि। काचाभ उपास्थि में क्या होता है कि इस उपास्थि की जो आधात्री होती है या मैट्रिक्स होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है और हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। कैसे रंग की दिखाई देती है? हल्के नीले रंग की दिखाई देती है, ठीक है ना। देखिए, ये जो हाइलिन वर्ड है ये ग्लॉसी वर्ड से लिया गया है, और ग्लॉसी का मतलब होता है टर्मोलॉजिकल मीनिंग ग्लास। ग्लास कैसा होता है? चमकदार होता है। तो ये जो उपास्थि होती है ये चमकदार होती है। ऐसे ही आपने देखा होगा ग्लास में जब आप साइड से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है ये ब्लू, हल्का ब्लू कलर दिखाई दे रहा होता है, हल्के नीले रंग का दिखाई दे रहा होता है। इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि जो काचाभ उपास्थि होती है इसकी जो मैट्रिक्स या आधात्री है वह आधात्री कैसे रंग की होती है? हल्के नीले रंग की होती है। और यदि हम इसमें उदाहरण देना चाहे तो हमारी जो नाक में बीच में जो डिवाइडर लगा हुआ है, बीच के अंदर आपने देखा होगा इंटरसेप्टा लगा हुआ है, जिसे हम इंटरनेजल सेप्टा कह रहे होते हैं। ये इंटरनेजल सेप्टा वास्तव में किससे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो, क्या बताओगे? इस उपास्थि की आधात्री, आधात्री का मतलब होता है मैट्रिक्स, आधात्री पारदर्शी, पारदर्शी एवं हल्के नीले रंग की होती है। हल्के नीले रंग की होती है, रंग की होती है, ठीक है। कैसे रंग की होगी? हल्के नीले रंग की होगी, चमकदार होती है, पारदर्शी होती है। उदाहरण में आप बता सकते हो, जैसे अंतः नासापट्ट, ठीक। अब देखिए, इसके बाद दूसरा यहां पर हम नाम लेते हैं। दूसरा आप क्या नाम दोगे? दूसरा यहां पर नाम दिया जाएगा प्रत्यास्थ। क्या नाम दे सकते हैं? प्रत्यास्थ उपास्थि। उपास्थि इसको इलास्टिक या इलास्टिन, इलास्टिक या इलास्टिन कार्टिलेज
कह सकते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको हम लचीली उपास्थि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लचीली उपास्थि। क्या होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता होती है, लचीलापन होता है। ठीक है ना। तब हम यहाँ पर ये बता रहे होते हैं कि इस उपास्थि की आधात्री इस उपास्थि की आधात्री में लचीले पीले तंतु होते हैं, तंतु होते हैं। ठीक है, यहां पर आप उदाहरण में बता सकते हो, जैसे कर्णपल्लव, और एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है ना। कर्णपल्लव का मतलब क्या होगा, ये जो अपने ये जो अपने ईयर पहनना होते हैं, इनमें क्या होता है, लचीलापन होता है। किससे बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज से। अर्थात इसकी उपास्थि की आधात्री में क्या होता है, लचीले पीले तंतु होते हैं, जिससे इसमें लचीलापन होता है। उदाहरण में हम नाम दे सकते हैं कर्णपल्लव। एपिग्लोटिस क्या होता है, जो हमारे कंठ को किस समय ढक लेता है, जब हम पानी में या खाना निगल रहे होते हैं। ठीक है, जब खाना निगलते हैं तो उस समय ट्रैकिया के ऊपर जो कंठ या लैरिंग्स पाई जाती है, उस कंठ द्वार को क्या करता है, ये ढकने वाला स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। उसको घाटी ढापन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, घाटी ढापन भी कहा जाता है। ठीक है ना, जिससे हम खाना निगलते हैं या पानी निगलते हैं तो वह खाना और पानी ट्रैकिया में नहीं जाता। अगर ये एपिग्लोटिस ना हो तो निगलते समय क्या होगा, खाना और पानी कहाँ पर चला जाएगा, ट्रैकिया के अंदर, जो बहुत हानिकारक होगा। ठीक है ना। इसके पश्चात नंबर 3 क्या नाम दोगे, तंतुक उपास्थि। तंतुक उपास्थि, और इस तंतुक उपास्थि को कह रहे होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। अब देखिए इसकी उपास्थि में क्या होगा, तंतुओं की अधिकता होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसकी उपास्थि में या इस उपास्थि की आधात्री में इस उपास्थि की आधात्री में तंतुओं का या तंतुओं की अधिकता होती है, अधिकता होती है। ठीक है ना। तंतुओं की सघनता के कारण यह दृढ़ होती है, यह दृढ़ होती है। ठीक है, उदाहरण में आप लिख सकते हो अंतर का शिल्पीय बिंब।
क्या लिखा जा सकता है? अंतरकशीर्कीय बिंब। अंतरकशीर्कीय बिंब, इसको कह रहे होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी में दो कशीर्काओं के बीच में एक पैड पाया जाता है और उस पैड को ही हम क्या कह रहे होते हैं? अंतरकशीर्कीय बिंब। ठीक है ना? क्या बोला जाता है उसको? अंतरकशीर्कीय बिंब, जो आपस में कशीर्काओं को फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन से रोकता है, घर्षण से रोकता है। हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ में घर्षण नहीं करती है। अगर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होगी तो जो रीढ़ के अंदर पाई जाने वाली वर्टिब्राएं हैं वो आपस में फ्रिक्शन करेंगी और रीढ़ की हड्डी में पेन क्रिएट हो जाएगा, स्वेलन आ जाएगी, अर्थात व्यक्ति परेशान होना शुरू कर देगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट अस्थि। ये तो हम किस में बता रहे थे? उपास्थि में। उपास्थि मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो मैट्रिक्स होता है कॉन्डेल प्रोटीन से बना होता है। मैट्रिक्स में बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स पड़ी होती हैं, उसके चारों तरफ जो आवरण होता है वो पेरिकॉन्डियम का होता है। ठीक है ना? वैसे ही देखिए यहाँ पर अब हम लेते हैं दूसरा अस्थि। क्या नाम दे देंगे? अस्थि। और इस अस्थि को कहा जाता है बोन। क्या कह रहे होते हैं इसको? बोन कह रहे होते हैं। ठीक। अब देखिए अगर हम अस्थि की टीएस काटें, इसकी अस्थि की, तो देखो इस तरह से इसमें और फिर ये चारों तरफ क्या लगे होते हैं? सकेंद्रीय वलय लगे होते हैं इस तरह से। ये सकेंद्रीय वलय लगे होते हैं और इन सकेंद्रीय वलय में बीच बीच में इनके अंदर क्या अरेंज होती है? यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये इनको कह रहे होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। किसका निर्माण कर रही होती है? प्रोटीन का। और इनमें चारों तरफ इस तरह से पटलकाएं निकली रहती हैं। इस तरह से ये पटलकाएं चारों तरफ निकली रहती हैं। इसको हम कह रहे होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इसमें भी सभी जगह इस तरह से ये ऑस्टियोसाइट वलय में या जो सकेंद्रीय वलय होती है इनमें विन्यासित होती है इस तरह से। ठीक है? इसमें विन्यासित होती हैं वलय में। ये देखिए यहाँ पर ये वलय हैं, इनके अंदर ये सारी की सारी विन्यासित होती हैं। इनको हम कह रहे होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बनाती हैं ये? ओसिन प्रोटीन बनाती हैं और ओसिन प्रोटीन से ही क्या बन जाता है यहाँ पर? मैट्रिक्स। और ये चारों तरफ इनमें पटलकाएं निकली रहती हैं। ठीक है? इस तरह से इसको बनाया जाता है। यहाँ पर ये चारों तरफ ये इस तरह से निकली रहती है। ये इनको कहा जा रहा होता है पटलकाएं। ठीक? इसको हम लिख सकते हैं अस्थि की अंतस्कार। अस्थि की अनुप्रस्थकार। इनमें ये देखिए हेवर्शियन नलिकाएं होती हैं। हेवर्शियन नलिकाएं या नाल, इनको नाम दिया जा रहा होता है अस्थि अणु।
अस्थिर अणु, जिनको कह रहे होते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, ऑस्टियोसाइट्स। और ये वलय, और यहाँ पर ये इस तरह से क्या कहला रही होती है, पटलिकाएं। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि अस्थि कैसी होगी बताओ। उपास्थि तो कैसी होती है, कोमल और लचीली। अस्थि कैसी होगी, अस्थि दृढ़ एवं मजबूत होती हैं, मजबूत होती हैं। इनके ऊपर एक पतली किंतु दृढ़ झिल्ली ठीक है का आवरण होता है, जिसे क्या कह रहे होते हैं, पेरिओस्टियम, जिसे पेरिओस्टियम परियोअस्थि कला, परिअस्थि कला कहते हैं, कहते हैं। इस स्तर के नीचे अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आधात्री, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय वलय के रूप में पाई जाती है। ठीक है। इन सकेंद्रीय वलय में, इन सकेंद्रीय वलय में ऑस्टियोसाइट्स, जिनको अस्थि अणु कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स विन्यासित रहते हैं, विन्यासित रहते हैं। ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स क्या बनाते हैं, ये ओसिन प्रोटीन को बनाते हैं,
आधात्री ओसीन प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। बनी होती है, ठीक है। साथ में देखिए हम ये कह रहे होते हैं आधात्री में कैल्शियम एवं फॉस्फेट के लवण भी होते हैं, लवण भी पाए जाते हैं, जो इसे मीन्स अस्थि को, जो इसे दृढ़ता प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अस्थि। अब इसमें देखिए ये भी कहा जा सकता है कि इसकी जो अंदर या भीतर का जो स्तर होता है, इसके भीतरी स्तर को एंडोऑस्टियम कह देते हैं, एंडोऑस्टियम कह देते हैं। एंडोऑस्टियम का मतलब होता है अंत्य अस्थि कला, अंतः अस्थि कला। इसका मतलब क्या होता है, एंडोऑस्टियम, ठीक। अब देखिए यहां पर हम कह रहे होते हैं कि जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति के आधार पर जो अस्थियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की अस्थियां होती हैं। किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अर्थात आप यहां पर बता सकते हो उत्पत्ति के आधार पर अस्थियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, जिनको आप कह सकते हो उपास्थि, उपास्थि जात या प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी अस्थियां इनको अंग्रेजी में कहा जाता है कार्टिलेज या फिर रिप्लेसिंग बोन। नंबर दो होती हैं, इनको कह रहे होते हैं कलाजात, मेम्ब्रेनस या वेस्टना अस्थियां, इनवेस्टिंग बोन, वेस्टना अस्थियां। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें ऑरिजिन के आधार पर तो जो अस्थियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, उपास्थि जात और कला जात। उपास्थि जात का मतलब ये होता है कि जितना भी अधिकतर जो कंकाल बनता है उसमें प्रारंभिक अवस्था में ये कैसी होती है, उपास्थि के रूप में, और उसके पश्चात इसमें किसका निर्माण होता है, अस्थियों का। अर्थात अगर यहाँ पर हम पहला हेडिंग डाल करके लें, किसको लें, उपास्थि जात,
या क्या बताया था मैंने, प्रतिस्थापी अस्थियां। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं यहाँ पर कार्टिलेजिनस बोन या फिर यहाँ पर रिप्लेशिंग बोन। रिप्लेशिंग का मतलब होता है कि जितनी भी उपास्थि जात अस्थियां होती हैं वो अपने निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में कैसी होती हैं, अस्थियों के रूप में होती हैं। किसके रूप में, अस्थियों के रूप में। तो आप यहां बता सकते हो उपास्थि जात अस्थियां अपने निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में अवस्था में कैसी होती हैं, उपास्थि के रूप में होती हैं। किसके रूप में, उपास्थि के रूप में होती हैं। उपास्थि के रूप में होती हैं। ये कोमल होती हैं। इनमें उपास्थि, इनमें आधात्री, कॉन्डेन प्रोटीन से बनी होती है। कॉन्डेन प्रोटीन से बनी होती है, तथा आधात्री में कॉन्ड्रोसाइट्स का मतलब होता है उपास्थि अणु। पड़े होते हैं। उपास्थि के चारों तरफ पर्युपास्थि, पेरिकॉन्डियम, पर्युपास्थि आवरण होता है। ठीक है, इसकी आधात्री में जब, या फिर आप ये कह दीजिए जंतु की जैसे जैसे वृद्धि होती है, जंतु की वृद्धि के साथ इनमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है।
आधात्री में कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं, इस कारण यह दृढ़ और कठोर हो जाती है। इस कारण यह दृढ़ और कठोर हो जाती है, ठीक है। और जो उपास्थि अणु होते हैं और कॉन्डोसाइट नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनके स्थान पर क्या बनेगा? इनके स्थान पर ऑस्टियोसाइट्स का मतलब क्या होगा? अस्थि अणु बन जाते हैं, ठीक है। और पेरिकॉन्डियम के स्थान पर तथा पेरिकॉन्डियम जो आवरण होता है उपास्थि का के स्थान पर पेरिओस्टियम बन जाता है। क्या बन जाएगा? पेरिओस्टियम को क्या बोलेंगे? परिअस्थि कला। पेरिओस्टियम बन जाता है, ऑस्टियम बन जाता है। इस प्रकार उपास्थि अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार उपास्थि अस्थियों में परिवर्तित हो जाती है, अस्थियों में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? उपास्थि के स्थान पर अस्थियों का। इसीलिए हम यहाँ पर जो उत्पत्ति के आधार पर अस्थियों को लेते हैं वो कितने प्रकार में? 2 प्रकार में, उपास्थि जात और दूसरी क्या होती है? कला जात। अभी अभी मैंने कौन सी बताई है आपको? उपास्थि जात बताई है। कौन सी? उपास्थि जात। अब दूसरा नंबर किसका आएगा? कला जात का, ठीक है ना। तो आप देखो कला जात को, अब देखिए दूसरा है कला जात या वैष्णव अस्थियां। कला जात अस्थियों को वैष्णव अस्थियां भी कह दिया जाता है। वैष्णव अस्थियां भी कह दिया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग बॉन्ड जो संयोजी ऊतक से बनी होती हैं, संयोजी ऊतक से बनी होती हैं,
कौन से ऊतक से बनती है? ये संयोजी ऊतक से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम ये कह रहे होते हैं त्वचा के नीचे जो स्किन होती है, त्वचा के नीचे मीसेंकाइल सेल्स का छोटा छोटा समूह पाया जाता है, छोटा छोटा समूह पाया जाता है जो किसमें बदल जाते हैं? ये समूह तंतुकीय संरचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं जिनसे जाल जैसा बन जाता है, बन जाता है, ठीक है। ये जो जाल बनता है इसमें क्या होता है? इस जाल के साथ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स चिपक कर ओसिन प्रोटीन को बनाती हैं। किसको बनाती है? ओसिन प्रोटीन को बनाती हैं। तथा ओसिन प्रोटीन आधात्री को बना लेती है, आधात्री को बनाती है, ठीक है। कुछ मेसेंकाइल कोशिकाएं क्या करते हैं? कुछ मेसेंकाइल सेल्स क्या बनाती हैं? कैल्शियम लवण बनाती हैं जिससे ये दृढ़ हो जाती हैं, तथा कुछ मेसेंकाइल सेल पेरिओस्टियम का निर्माण करते हैं, पेरिओस्टियम का निर्माण करती हैं, ठीक है। इस प्रकार ये कला या झिल्लियों से बन जाती हैं, झिल्लियों से
बनती हैं, इस कारण इन्हें कालाजात अस्थियां कह दिया जाता है। इस कारण इन्हें कालाजात अस्थियां कह देते हैं या कह दिया जाता है, कह देते हैं या कह दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अस्थियां भी कितने प्रकार की हो जाती हैं? 2 प्रकार की। एक तो उपास्थि जात या प्रतिस्थापी अस्थियां, दूसरी कालाजात या वैष्णव अस्थियां। और उपास्थि भी मैंने कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की। हाइलेन या काचा उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि और तंतुक उपास्थि। इस तरह से उपास्थि और अस्थि इसमें दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना, अस्थि को भी बता दिया गया और उपास्थि को भी बता दिया गया। ठीक है ना, ओके।